बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी एंड लॉ को। तो डियर स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखें, जो हाइपोथेसिस ड्रॉ करता है, यानी कि सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन की जाती है। सबसे पहला काम क्या होता है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस के थ्रू होती हैं और ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस ड्रॉ किए जाते हैं। वो जो हाइपोथेसिस होता है उसको बार बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट किया जाता है, और वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर हाइपोथेसिस सही साबित हो जाता है तो यहीं पे आके ही अब बायोलॉजिस्ट नहीं रुक जाता, बल्कि वो क्या करता है कि वो बार बार उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। तो अगर उसका हाइपोथेसिस बार बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेक्ट साबित हो जाता है, उसकी इनकरेक्टनेस मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस जो होता है वो एक थ्योरी बन जाती है। ओरिजिनल जो हाइपोथेसिस होगा वो क्या बन जाएगा? एक थ्योरी बन जाएगी। एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। क्या अ हाइपोथेसिस इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स। इफ इट इज प्रूव्ड बाय many experiments, it increases biologist confidence in the hypothesis. Such well spotted hypothesis is used for making more hypotheses. ये जो वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस होता है उसकी बेस पे और हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है? और हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि हाइपोथेसिस को प्रूफ होने के बाद ही फौरन से बायोलॉजिस्ट नहीं रुक जाता, बल्कि उसको बार बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करता है। क्या करता है? एक्सपेरिमेंट के थ्रू बार बार टेस्ट करता है। तो अगर उसका हाइपोथेसिस सही साबित हो जाता है तो वो उसकी बेस पे और हाइपोथेसिस को और सपोर्टेड हाइपोथेसिस को क्या करता है? और ड्रा करना शुरू कर देता है। और आखिर जो उसका ओरिजिनल हाइपोथेसिस होता है, जो तमाम एक्सपेरिमेंट के थ्रू सही साबित हो जाता है, तो वो वापस क्या बन जाती है? एक थ्योरी बन जाती है। Such well-supported hypothesis is used for making more hypotheses. If the new hypotheses are again proved by experiments, the original hypothesis becomes a theory. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, बायोलॉजिस्ट अब थ्योरी बन गई है। हाइपोथेसिस ड्रॉ किया गया, हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक वेल सपोर्टेड जो हाइपोथेसिस बना उसके 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 बलबूते पे, उसकी बेस पे और हाइपोथेसिस को ड्रॉ किया गया, और फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनको टेस्ट किया गया। अब थ्योरी तो बन गई, लेकिन बायोलॉजिस्ट जो होते हैं थ्योरी को भी टेस्ट करते हैं। यहीं पे आके नहीं रुक जाते कि हाँ थ्योरी हमारे जो है हाइपोथेसिस की बन गई है तो हम यहीं पे आके रुक जाते हैं, बल्कि वो यहीं पे आके नहीं रुकते, बल्कि वो अपने जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को जारी रखते हैं, और जो न्यू हाइपोथेसिस होते हैं वो बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं? उन हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह इस थ्योरी को डिस्प्रूव करें, यानी कि वो अपनी जो लास्ट लिमिट होती है उस तक जाते हैं कि उनकी जो थ्योरी है उसमें इतनी सी बिल्कुल छोटी सी भी गलती की गुंजाइश ना रहे। वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी थ्योरी को डिस्प्रूव कर सकें। लेकिन अगर एक थ्योरी बार बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू साबित हो जाती है तो ये एक लॉ बन जाता है। देखें, एक जो साइंटिफिक लॉ होता है वो एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट फैक्ट होता है, यानी कि एक ऐसा फैक्ट होता है साइंटिफिक लॉ के जो चेंज नहीं हो सकता। यानी कि थ्योरी को बार बार क्यों टेस्ट किया जाता है? एक लॉ बनाने के लिए लॉ क्यों बनाया जाता है? साइंटिफिक लॉ, एक जो साइंटिस्ट होता है, एक अच्छा बायोलॉजिस्ट होता है, वो अपने हाइपोथेसिस को लॉ तक के सफर तक जारी रखता है। वो चाहता है कि जो उसने स्टडीज की हैं वो उसका एक साइंटिफिक लॉ बना सके, ताकि ये जो लॉ है इसके ऊपर कोई भी सवाल ना उठा सके, क्योंकि जो थ्योरी से उसके ऊपर साइंटिस्ट जो होते हैं उस अल्टरनेटिव देते हैं, कहते हैं कि हाँ ये थ्योरी गलत है, लेकिन जो एक साइंटिफिक लॉ होता है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं दे सकता अपना। बायोलॉजिकल लॉ की एग्जांपल कौन सी हैं? हार्डी वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। Biologists keep on testing the theories by making new hypotheses from it. They try their best to disprove the theory. If a theory is proved again and again by experiments, it becomes a law.
The examples of biological laws, the example of biological laws are Hardy-Weinberg law and Mendel law of inheritance. उसके बाद है एड्स मॉस्किटो। देखें, एड्स मॉस्किटो एक वायरल डिजीज को ट्रांसमिट करता है ह्यूमन में, जिसे डेंगू फीवर कहते हैं। कौन सा मॉस्किटो ह्यूमन में डेंगू फीवर को ट्रांसमिट करता है, कौन सा मॉस्किटो ह्यूमन में एक वायरल डिजीज को ट्रांसमिट करता है, तो वो होता है एड्स मॉस्किटो। एड्स मॉस्किटो ट्रांसमिट अ वायरल डिजीज इन ह्यूमंस कॉल्ड डेंगू फीवर। देखें, जो मॉस्किटो होता है ये इन्फेक्टेड हो जाता है जब ये एक ऐसे पर्सन को बाइट करता है जिसके ब्लड में डेंगू वायरस पाया जाता है। जैसे कि हमने मलेरिया के केस में देखा था कि जो मॉस्किटो होता है वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है। मलेरियल पेशेंट के ब्लड में जो प्लाज्मोडियम पाया जाता है वो वापस मॉस्किटो में चला जाता है और फिर वो उसकी सलाइवरी ग्लैंड में इंटर हो जाता है, और जब वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो जो प्लाज्मोडियम होता है वो हेल्दी पर्सन के ब्लड में भी चला जाता है। इसी वजह से ये जो डिजीजेस होती हैं ये वायरल डिजीजेस होती हैं, यानी कि छूत बीमारियां होती हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे में जा सकती हैं। तो एड्स मॉस्किटो क्या करता है, एक वायरल डिजीज को ट्रांसमिट करता है ह्यूमन में, जिसे डेंगू फीवर कहते हैं। जो मॉस्किटो होता है तब इन्फेक्ट होता है, तब वो उसमें भी इन्फेक्शन होता है जब वो एक ऐसे पर्सन को बाइट करता है जिसके ब्लड में ऑलरेडी डेंगू वायरस पाया जाता है। डेंगू फीवर के सिम्टम्स कौन कौन से हैं? देखें, सिम्टम्स हैं डेंगू फीवर के, हाई फीवर है, हेडेक है, जॉइंट है एंड मसल पेन है, फैटीग है, नोजिया है, स्किन रश है, नोज ब्लीडिंग है एंड ब्लीडिंग गम्स है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको इस बात की समझ आई है कि डेंगू फीवर ह्यूमन में कैसे फैलता है। एक एड्स मॉस्किटो होता है जो कि ह्यूमन में एक वायरल डिजीज को ट्रांसमिट करता है जिसे डेंगू फीवर कहते हैं, और वो मॉस्किटो जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, वो उससे इस चीज से क्या होता है कि वो मॉस्किटो जो होता है उसमें जो होता है वो डेंगू वायरस चला जाता है, और फिर वो जब एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उसके अंदर जो हेल्दी पर्सन होता है वो उसमें भी एक इंजेक्ट कर देता है एक वायरस को, एक वायरल डिजीज को, जिसे डेंगू फीवर कहते हैं। सिम्टम्स क्या हैं डेंगू फीवर के? डेंगू फीवर के हाई फीवर है, हेडेक है, जॉइंट एंड मसल पेन है, फटीग है, नोजिया है, स्किन रश है, नोज ब्लीडिंग है एंड ब्लीडिंग गम्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने थ्योरी पढ़ी है, लॉ पढ़ा है, उसके बाद हमने एड्स मॉस्किटो के बारे में पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट, एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि थ्योरी किस चीज से बनती है, जब हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस की बिना पर और हाइपोथेसिस को ड्रा किया जाता है, फिर उनको टेस्ट किया जाता है, और वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब साबित हो जाते हैं तो वो क्या थेरी थेरी बन जाते हैं। और यहीं पे आके बायोलॉजिस्ट नहीं रुकते, बल्कि वो क्या करते हैं कि वो अपनी थेरी को भी टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं? वो अपनी थेरी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? अपनी थेरी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करते हैं, और फिर अगर उनकी जो थेरी होती है वो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट के थ्रू सही साबित हो जाती है, तो वो जो होता है वो उनकी थेरी एक साइंटिफिक लॉ बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट, एक बात आपने याद रखनी है कि जो साइंटिफिक लॉ होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि वो वेरिएबल नहीं होता। एक थ्योरी जो होती है उसमें काफी हद तक वेरिएबिलिटी होती है, क्योंकि अगर उसके ऊपर और हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, उन और हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो एक जो अच्छा बायोलॉजिस्ट होता है जो चाहता है कि वो अपने काम को इस तरह करे कि दूसरा कोई बार उसके काम पे उंगली ना उठा सके, तो वो क्या करता है कि अपने उस वक्त तक अपनी कोशिश जारी रखता है, अपनी स्टडीज नहीं रोकता जब तक कि उसकी जो थेरी है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि वो इतना तो जानता है कि जब उसकी स्टडीज जो हैं थेरी में लॉ में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो कोई भी दूसरा शख्स, कोई भी बाद में आने वाला कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी बायोलॉजिस्ट उसकी स्टडीज पे उंगली नहीं उठा सकता। तो आखिरी दम तक अपनी कोशिश जारी रखा करें। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट किया करें। तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, थ्योरी, लॉ एंड एड्स मॉस्किटो। एड्स मॉस्किटो का एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि एड्स मॉस्किटो ह्यूमन में एक वायरल डिजीज को ट्रांसमिट करता है जिसे डेंगू फीवर कहते हैं, और एक मॉस्किटो जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो वो जो वायरस होता है वो उस मॉस्किटो के अंदर चला जाता है, और जब वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो उस पर्सन के अंदर भी वो वायरल डिजीज ट्रांसमिट कर लेता है। इससे क्या होता है कि ये जो बीमारी होती है ये बहुत ज्यादा हद तक फैलती
बढ़ती जाती है, इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।